हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 4 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 4 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई एग्ज़ाम। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा जो कि 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इनकी नियुक्ति के साथ ही अब भारतीय निर्वाचन आयोग में कुल 4 उपचुनाव आयुक्त हो गए हैं। इनके अलावा 3 कौन हैं? सुदीप जैन, चंद्रभूषण कुमार और आशीष कुंद्रा, और अब बन गए हैं उमेश सिन्हा। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है भारतीय चुनाव आयोग। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में, और इसलिए हम 25 जनवरी को मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हैं सुनील अरोड़ा जी। यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन। अब मैं आप लोगों को भारतीय चुनाव आयोग से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगी जो कि अक्सर एग्जाम का पार्ट बनते हैं। भारतीय संविधान में यदि देखा जाए तो चुनाव आयोग का उल्लेख है आर्टिकल 324 में। हालांकि 325 में भी इसके बारे में बताया गया है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी भी। तो देखिए, आर्टिकल 324 में ये तो बताया ही गया है चुनाव आयोग का कार्य क्या होता है। तो चुनाव आयोग स्थानीय शासन को छोड़ करके सभी चुनाव संपन्न कराता है। आचार संहिता का पालन करवाना ये है इसका कार्य। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता देना ये भी चुनाव आयोग का ही कार्य है। इसके अलावा चुनाव चिन्हों का आवंटन करना ये भी कार्य चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की उम्र, यानी कि वोट देने की उम्र 21 साल से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो देखिए, जो 61वां संविधान संशोधन रहा था 1989 का, हालांकि ये 1988 का था जिसे कि पास किया गया था 1989 में। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत वोट देने की जो आयु है ये 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। और भारतीय निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख किस भाग में है? तो इसका उल्लेख है भाग 15 में। अब यदि हम बात करें अदर ऑप्शन की, तो सुनील अरोड़ा मैंने बता ही दिया है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा हाल ही में जो सुनीत शर्मा हैं ये रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं, जबकि सोमा मंडल ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप लोगों के लिए जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक के सभी करंट अफेयर, जिसमें कि इन 12 महीनों के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कराए गए हैं, विशेषकर आपके रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुल 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। अब देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया भी है, यदि कोई भी योजना राज्य सरकार लॉन्च करती है तो इससे रिलेटेड आप लोगों को केवल बेसिक मालूम होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी योजना जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की जाती है तो इससे रिलेटेड आप लोगों को A to Z फैक्ट मालूम होने चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड A to Z फैक्ट हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 6 राज्यों में ये जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है, ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, दूसरा है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में, तीसरा है झारखंड की राजधानी रांची में, चौथा है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, पांचवा है गुजरात के राजकोट में, और छठवा है मध्य प्रदेश के इंदौर में। इन 6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। अब यहाँ से सवाल ये बनता है
कि ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट ये क्या है, तो इसे आप यदि एक लाइन में याद रखना चाहें तो सिंपली आप ये याद रख सकते हैं कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किफ़ायती दर पर आवास प्रदान करने के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। अब ये है क्या, तो इसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि देखिए, यह शहरी मंत्रालय की योजना है जिसके तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान में रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किए जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट में खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सस्ते और मजबूत मकान बनाए जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो मकान बनाए जाएंगे मजबूत तो होंगे ही, साथ ही भूकंप रोधी भी होंगे, मतलब कि भूकंप से सुरक्षित होंगे। और इस प्रोजेक्ट के तहत 14 मंजिला टावर बनाए जाएंगे और 1040 फ्लैट बनकर तैयार होंगे और हर फ्लैट 415 स्क्वायर फुट का होगा। इसके अलावा जो घरों की कीमत होगी ये कितनी होगी, 12.59 लाख रुपीज़, जिसमें कि ये जो अमाउंट होगा ये अमाउंट केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मतलब कि जहाँ ये योजना शुरू की गई है, मतलब कि जहाँ इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और उस राज्य की तरफ से 7.83 लाख रुपीज़ अनुदान के रूप में दिए जाएंगे और बाकी के जो 4.76 लाख रुपीज़ रह जाते हैं ये लाभार्थियों को देने होंगे। और इस फ्लैट का जो आवंटन है ये प्रधानमंत्री आवास, मतलब कि प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अनुसार होगा। तो यही है लाइट हाउस प्रोजेक्ट और इसी के आधारशिला 6 राज्यों में कुल 6 स्थानों पर रखा गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थोबेल मल्टीपर्पस कहने का मतलब है कि बहुत सारे उद्देश्यों से ये जो थोबेल डैम की आधारशिला रखी गई है ये कहाँ रखी गई है, तो ये रखी गई है मणिपुर में। तो देखिए, हाल ही में जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 7 विकासशील, मतलब कि 7 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इसके अलावा 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें से एक है थोबेल मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, या आप कह सकते हैं थोबेल डैम, और इसी की आधारशिला रखी गई है मणिपुर में। तो आप मैप में देख सकते हैं मणिपुर की लोकेशन। इसकी राजधानी अभी मैंने बताया ये है इम्फाल। मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह। राज्यपाल है नजमा ए हेपतुल्ला। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है, जिसका नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम है ज्ञानेंद्रो निंगोवम। तो इनके बारे में मैं यहाँ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो ज्ञानेंद्रो निंगोवम हैं ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं और पूर्वोत्तर भारत से हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले व्यक्ति बने हैं। और एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी को देखते हुए आप लोगों के लिए 7600 वन लाइनर के क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जिसमें कि 5000 जीके के, 1600 साइंस के और पिछले एक साल के 1000 करंट अफेयर कवर कराए गए हैं, वन लाइनर फॉर्मेट में है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक किसने लॉन्च किया है, तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये है क्या, डिजिटल भुगतान सूचकांक। तो देखिए, सिंपली इसे आप यदि एक लाइन में याद रखना चाहें तो भारत में कैशलेस लेन देन की वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक लॉन्च किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब इसका क्या मतलब है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले ज़माने में जो लोग होते थे वे क्या करते थे कि जब उन्हें ज़्यादा पैसे दूसरे जगह या दूसरे स्थान पर ले जाने होते थे तब वे पोटली में पैसे बांध करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि कई बार वे पैसे गुम भी जाते थे और चोरी भी हो जाते थे। लेकिन आजकल का मतलब कि आजकल के डे में यदि हम देखें तो आप सभी फ़ोन पे, गूगल पे, किसी न किसी माध्यम से पेमेंट करते हैं और आप ये कह सकते हैं कि भारत धीरे धीरे डिजिटल होते जा रहा है। आप छोटी छोटी दुकानों में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन होता है, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, इन सभी पेमेंट का ऑप्शन वहाँ अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि डिजिटल माध्यम से, यानी कि जो कैशलेस लेन देन हो रहा है, इसी की वृद्धि को मापने के लिए आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सूचकांक ये लॉन्च कर दिया है। यदि हम बात करें आरबीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास,
जिन्हें अभी हाल ही में एशिया रीजन के मतलब कि एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर का भी अवार्ड मिला है। आरबीआई के द्वारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, इसे आप मनी भी कह सकते हैं। हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली 2 पहिया कंपनी ये कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है बजाज ऑटो। अब देखिए इसे आप समझिएगा, जो बजाज ऑटो है ये मोटरसाइकिल का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा निर्माता और 3 पहिया वाहनों का दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता है। और ये जो बजाज ऑटो है ये भी हाल ही में दुनिया भर में 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली 2 पहिया कंपनी बन गई है। तो यदि हम बात करें बजाज ऑटो की तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है महाराष्ट्र के पुणे में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं राहुल बजाज और इसके जो एमडी हैं इनका नाम है राजीव बजाज। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक और टर्म लिखा हुआ है टीवीएस। तो टीवीएस से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, भारत की पहली एथेनॉल से चलने वाली बाइक, मतलब कि एथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली बाइक ये टीवीएस के द्वारा पिछले ही साल लॉन्च की गई थी। और टीवीएस ने इसका नाम क्या रखा था? अपाचे RTR 200। तो ये भी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने मूल निवासियों को सम्मान देने के लिए राष्ट्रगान में एक शब्द में बदलाव किया है? तो ये बदलाव किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, इन्होंने इसे एकता की भावना करार देते हुए ये चेंजेस किए हैं। ये चेंजेस किया गया है 31 दिसंबर 2020 को और ये नए साल से लागू भी हो चुका है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रगान है इसकी दूसरी पंक्ति में कहा गया है फॉर वी आर यंग एंड फ्री, मतलब कि हम युवा और स्वतंत्र हैं। तो इसमें क्या चेंज किया गया है? फॉर वी आर यंग की जगह कर दिया गया है वन, फॉर वी आर वन एंड फ्री। ये चेंजेस किया गया है एकता की भावना को बढ़ावा देते हुए, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में सभी समान हैं। तो इस भावना को बढ़ाते हुए यहाँ के राष्ट्रगान में ये चेंजेस किया गया है। तो आप मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर अभी मैंने बता ही दिया है, ये है स्कॉट मॉरिसन। इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसकी खोज किसने की थी? ओबेल तस्मान ने 1642 और 1644 में। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि विश्व प्रसिद्ध सोने की खदानें जिनका नाम है कलगुरली और कुलगार्डी, ये किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ये है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, या इसे आप कह सकते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, जो कि यहाँ पर्थ से लेकर के मेलबर्न तक है। तो इसे आप देख भी सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया इसे ही प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। हाल ही में राघवेंद्र सिंह चौहान को किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो राघवेंद्र सिंह चौहान है ये बन गए हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसके पहले ये तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही बताया है कि हाल ही में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो हाल ही में जो जस्टिस हिमा कोहली है ये अब तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। और जो राघवेंद्र सिंह चौहान थे ये अब उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी अभी हाल ही में चेंजेस हुए हैं। मोहम्मद रफ़ीक ये बने हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जबकि एस मुरलीधर ये बने हैं ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड के बारे में। तो आप मैप में देख सकते हैं उत्तराखंड की लोकेशन, इसकी राजधानी है देहरादून। कुछ समय पहले ही इसने गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी डिक्लेयर किया है। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। अब मैं आप लोगों को उत्तराखंड से ही रिलेटेड 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगी जो कि कहीं ना कहीं भारत में पहले से रिलेटेड है। तो पहला आपने ये याद रखना है कि हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। दूसरा आपने ये याद रखना है कि हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का पहला मास गार्डन यानी कि काई पार्क स्थापित किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत का पहला
पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया है। और जो हिम तेंदुआ होते हैं यानी कि स्नो लेपर्ड, इनके संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ही स्थापित किया जा रहा है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में आरबीआई ने चेक से होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा सिस्टम लागू किया है? तो धोखाधड़ी से बचने के लिए हाल ही में आरबीआई के द्वारा पॉजिटिव पे की शुरुआत की गई है। और यह जो सुविधा है ये 50,000 रुपये या उससे अधिक राशि के सभी चेकों के लिए होगी, जिससे कि धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिल सकेगी। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि 50,000 या इससे अधिक की रकम का चेक जारी करते समय जो अकाउंट होल्डर हैं यानी कि जो खाता धारक हैं, इन्हें चेक के बारे में बैंक को सभी जानकारी देनी होगी। इसके लिए अकाउंट होल्डर अपना चेक नंबर, चेक डेट, खाता नंबर, ये सभी डिटेल के साथ चेक के अगले और पिछले हिस्से की फ़ोटो ऑनलाइन शेयर करेंगे। और जो भी लाभार्थी हैं, मतलब कि जिन्हें भी चेक पास करवाना है, तो जब लाभार्थी चेक को इन कैश करने के लिए बैंक में जमा करेगा तो बैंक इस पॉजिटिव पे के माध्यम से ही पहले से ही प्राप्त डिटेल कहने का मतलब है कि जो आपने ऑनलाइन शेयर कर रखी है उससे मैच करेगा। और यदि ये डिटेल मैच कर जाएगी तो आपका चेक क्लियर हो जाएगा, और यदि डिटेल मैच नहीं करती तो यह रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिल सकेगी। और इसी के लिए आरबीआई ने लॉन्च किया है पॉजिटिव पे। और आरबीआई से रिलेटेड सभी फैक्ट मैं आप लोगों को ऑलरेडी अभी बता ही चुकी हूँ। हाल ही में असम में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किस बैंक ने $231 मिलियन का लोन दिया है? तो ये लोन दिया गया है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। और इस परियोजना के तहत राज्य में 120 मेगावाट के पन बिजली संयंत्र यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। और इसी के लिए मतलब कि असम में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए $231 मिलियन ये लोन दिया गया है एडीबी के द्वारा। तो यदि हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर स्थित है मनीला, फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है मात्सुगु अस्कावा। और हाल ही में भारत के जो अशोक लवासा जी हैं, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं विनीत अग्रवाल। और जो विनीत अग्रवाल है, इन्होंने स्थान लिया है निरंजन हीरानंदानी का। विनीत अग्रवाल ये बने हैं अध्यक्ष। और जो सुमंत सिन्हा हैं, इनकी नियुक्ति उपाध्यक्ष के रूप में की गई है। यदि हम बात करें एसोचैम की यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और हाल ही में एसोचैम में मतलब कि जो रतन टाटा जी हैं, रतन टाटा जी को भी हाल ही में एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से भी नवाजा गया है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो उदय शंकर हैं, ये फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। जबकि बाटा, जो कि एक फुटवेयर ब्रांड है, बाटा के ग्लोबल सीईओ के रूप में अपॉइंट होने वाले पहले भारतीय ये संदीप कटारिया ही बने हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, तो ये बन गए हैं चाइना के जॉन सेनसेन। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए। शेयर तो आप लोगों को करना ही है, क्योंकि 4 मिलियन का जो टारगेट है ये जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।